Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan and you are watching Wings Se Kudan. Dear students, as you know that we have started a video series on Indian polity in which we are trying to cover the core topics of Indian polity. हम इंडियन पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड स्पेशली जो JK SSB एंड JK PSE में क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटी से, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं VLW के, यानी कि पंचायत सेक्रेटरी के जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं एंड आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड उसके बाद आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हैं। जगह ज़्यादा होती नहीं है तो आप जल्दी से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, अदरवाइज़ आपको ऑफलाइन पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ यूज्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपने सुना होगा बहुत सारे आपने टर्म सुनी होगी। सिंपल मेजॉरिटी आपने सुना होगा, आपने स्पेशल मेजॉरिटी सुना होगा, आपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सुना होगा, लेकिन आपको पता है इनमें फ़र्क क्या है एंड किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं एंड कौन सी मेजॉरिटी किस जगह पे यूज़ की जाती है इंडियन पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉज बनते हैं, बहुत सारी बिल्स इंट्रोड्यूस होती हैं एंड उन पे डिस्कशन होती है एंड उन पे होती है वोटिंग। पार्लियामेंट पे जब पार्लियामेंट में जब बिल्स पे वोटिंग होती है तो बिल पास होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि बिल को मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इस बिल के फेवर में वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स बिल के फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं तो वो बिल पास नहीं होगी, यानी कि वो बिल लॉ नहीं बन सकती। इसीलिए मेजॉरिटीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, जो इंडियन पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ यूज़ होती हैं या फिर जितनी भी इंडियन पॉलिटी में आपको टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ देखने को मिलती हैं तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी आप में से देख रहे होंगे कंप्लीटली किसी को भी इसका डिफरेंस नहीं पता होगा ये टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ जो हैं। तो इसीलिए वीडियो में लेके आया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जनरली 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ की बात होती है इंडियन पार्लियामेंट, या फिर लक्ष्मीकांत की बुक भी आप खोलेंगे तो ये 4 तरह की मेजॉरिटीज़ के नाम आपको डिफरेंट प्लेसेस पे मिलेंगे। ओके, डिफरेंट पेजेस पे, डिफरेंट चैप्टर्स में, स्पेशली पार्लियामेंट के चैप्टर में। अब इनका क्या मीनिंग है एंड कौन सी मेजॉरिटी किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट है, कहाँ पे यूज़ होता है इनका, चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, नाम ही एब्सोल्यूट है, सो इट मीन्स पूर्ण बहुमत। अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो ये होता क्या है कि टोटल मेंबरशिप का 50%, ओके सॉरी, टोटल मेंबर का मोर देन 50%। ओके, क्योंकि 50% तो टाई हो गया, क्योंकि 50-50 तो नहीं हो सकता ना, मेजॉरिटी चाहिए तो 50% से ज़्यादा चाहिए होगा। तो टोटल मेंबर्स जितने भी होते हैं किसी हाउस में, उसका 50% से ज़्यादा जो होता है दैट इज़ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 2 चीज़ें यहाँ पे आप याद रखेंगे। वन थिंग कि ये टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस की बात कर रहा है, टोटल मेंबरशिप, जस्ट ए सेकेंड, ओके, टोटल मेंबरशिप यानी कि पूरा हाउस जो है, हाउस से यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, हाउस से यानी कि 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एक तो लोकसभा है एक तो राज्यसभा है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बात कर रहा है कि हाउस की टोटल मेंबरशिप जो होती है उसका मोर देन 50%, मोर देन 50%। ओके, तो यहाँ पे अगर 545 लोकसभा की एग्जाम्पल यहाँ पे रखी हुई है मैंने, तो 545 लोकसभा की स्ट्रेंथ है एंड इसमें से आपको चाहिए 273। ओके, अगर 272 होगा तो वो 50% हो जाएगा एंड 50-50 तो टाई हो गया, लेकिन 273 मीन्स मेजॉरिटी, मीन्स मोर देन 50%। तो ये है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी।
ओके। लेकिन आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ये एग्जाम्पल थोड़ी सी पुरानी है। अब क्या हुआ है कि लोकसभा में क्या होता था, लोकसभा में 2 मेंबर्स होते तो थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिए जाते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर लिए जाते थे, लेकिन अब इसको ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो वो लेके ये 45 था, 545, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि 2 मेंबर्स कम है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। नंबर्स 1-2 ज़्यादा कम हैं, दैट डजेंट मैटर, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाउस की प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ एंड उस टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50%, दिस इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके, इसी तरह से आप राज्यसभा का भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देख सकते हैं। ओके, चलते हैं हम। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ पे यूज़ होती है। तो आप देखें कि नॉर्मल बिजनेस में, पार्लियामेंट का बिजनेस हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का बिजनेस हो, तो ये बिजनेस यहाँ पे क्या है कि जो भी उनका काम होता है, जो भी उनके डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, एंड एट द एंड किसी भी बिल पे जो वोटिंग की जाती है, तो दैट इज एक्चुअली बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, नॉर्मल बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, मैंने आपको बताया था BMW से आप याद रखेंगे कि देयर आर 3 सेशंस, देयर इज बजट सेशन, देयर इज विंटर सेशन, सॉरी मानसून सेशन एंड देयर इज विंटर सेशन। तो ये BMW से आप याद रखेंगे। तो यही इन्हीं सेशंस में बिजनेस कंडक्ट करता है अपना पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये पार्लियामेंट के यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो सेशंस हैं। ओके, तो इनमें ये यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नॉट जनरली यूज्ड इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये यूज़ कहाँ पे होता है? जनरल इलेक्शंस में। जनरल इलेक्शंस यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जब सरकार बनती है, तब ये मेजॉरिटी यूज़ की जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंटर पे या स्टेट में क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो ये तब यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जनरल इलेक्शंस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का यूज़ किया जाता है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। चलते हैं नेक्स्ट हमारी मेजॉरिटी, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी की जब ये बात कर रहा है तो ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है जो हाउस में है। ओके, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है कि उस टाइम पे हाउस में कितने लोग हैं। दिस implies that out of the total strength we deduct vacant seats। जो वैकेंट सीट्स होती हैं, वैकेंट सीट्स को हम डिडक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं, एंड बाकी जो उस टाइम पे होते हैं हाउस में मेंबर, उस टाइम की इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है हाउस की, वो ही कहलाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ओके, व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ऑल द देन मेंबर्स, कहा जाता है ना, कभी कभी आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में कि मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। तो ऑल द देन मेंबर्स यहाँ पे क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी के उस टाइम पे हाउस में कितने लोग थे। कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया कि किसी को निकाल दिया गया हाउस में से, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो उस हिसाब से सीट्स वैकेंट्स हो जाती हैं। लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी तब क्या होगी कि भाई जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50%। आपको समझ आ गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? एंड इफेक्टिव स्ट्रेंथ का ही मोर देन 50%। यहाँ पे मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं हम राज्यसभा की। ओके, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राज्यसभा, एंड राज्यसभा में मैं आपको बता दूँ कि देयर आर 45 मेंबर्स। ओके, ये प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। एंड अगर इन टॉप 45 में से 45 क्या हैं? वैकेंसीज, यानी कि 45 सीट्स वैकेंट्स हैं, तो वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी? इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई 200। ठीक है, अब इन 200 में से इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होगी? मोर देन 50% ऑफ 200। तो मोर देन 50% ऑफ 200 क्या हो गया? 200 का 50% तो हो गया 50। अब मोर देन 50% क्या होगा? 51। ओके, सॉरी, मोर देन 50% क्या हो गया? देखो, 200 का 50% हो गया 100, एंड मोर देन 50% क्या हो गया? 101। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 101 लोग चाहिए अगर क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो 200 है।
ठीक है। अगर इसी तरह 245 नहीं है वहाँ पे, अगर 245 में से ओनली 25 आर वैकेंट, ओके, 245 में से 25 वैकेंट समझते हैं हम, तो बाकी कितने बच गए 220 सीट्स। अब इसका मोर देन 50% क्या होगा, दैट विल बी 111, क्योंकि 110 तो 50-50 हो गया, हमें चाहिए मोर देन 50%, सो दैट इज 111 ऑफ 220, वो हमारे पास होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ 220 सीट्स। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिखी हुई है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ 200 सीट्स, दैट इज 101, आप ये याद रखेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी इज क्लियर। एंड इसके बाद देखते हैं यूजेस। सबसे पहले जब वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जाता है तो उस टाइम पे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो इसको जब निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उस टाइम पे आर्टिकल 67 क्लॉज भी यूज किया जाता है एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी से इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर 200 लोग हैं, 101 ने वोट कर दिया कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दो, तो उसको निकाल दिया जाएगा। एंड इसी तरह से स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं, इनको भी रिमूव करने के लिए हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है एक और कॉन्सेप्ट, सिंपल मेजॉरिटी। ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ओके, पार्लियामेंट में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल मेजॉरिटी या फिर वर्किंग मेजॉरिटी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट्री बिजनेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि भाई कौन सी मेजॉरिटी चाहिए लॉज को बनाने में, किस लॉ को कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं किसी पर्टिकुलर लॉ को लेके, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी ही कंसिडर करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है किसी भी टाइप ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, तो सिंपल मेजॉरिटी ही लिया जाता है, ठीक है। ये हो गई सिंपल मेजॉरिटी के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात। इसके बाद 50 सिंपल मेजॉरिटी होता क्या है, सो दिस इज more than 50% of members present and voting। दो चीज़ें यहाँ पे भी हैं, पहली चीज़ है more than 50%, more than 50%, दूसरा है present and voting, present and voting, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि सिंपल मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी है जिसमें जो लोग प्रेजेंट हैं एंड जो लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है, उनका मोर देन 50%। आप ये याद रखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ, 545 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में लोकसभा के, एंड उसमें से 45 हमारे पास एब्सेंट हैं, 545 में से 45 एब्सेंट हैं एंड 100 लोग जो हैं उन्होंने वोट देने से मना कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग वोट ना दें किसी बिल पे, ओके। तो अब बच कितने गए, सिर्फ 400 लोग उस टाइम पे जो प्रेजेंट भी हैं एंड वोट भी कर रहे हैं। टोटल प्रेजेंट तो 500 हैं लेकिन वो वोट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 ने वोट नहीं किया, मना कर दिया वोट करने से। तो अब कितने हो गए, सिर्फ 400 लोग ही रह गए, तो उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% से ज़्यादा, यानी कि 201 लोग चाहिए, वही होता है सिंपल मेजॉरिटी, जो कि 400 का मोर देन 50% है। 400 का 50% तो हो गया 200, लेकिन मोर देन 50% चाहिए तो 201 चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सिंपल मेजॉरिटी, आल्सो नोन एज फंक्शनल मेजॉरिटी, आल्सो नोन एज वर्किंग मेजॉरिटी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है इनफैक्ट किसमें, पार्लियामेंट की बिजनेस में। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजॉरिटी इज फ्रीक्वेंटली यूज इन द पार्लियामेंट्री बिजनेस, तो ये आप याद रखेंगे। अब यूज़ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो ऑर्डिनरी मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स, ये पार्लियामेंट में कुछ बिल्स होती हैं एंड स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये बिल्स होती हैं।
तो इनको क्या है, इनको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कभी कभी क्या होता है कि सरकार गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, या फिर एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये सारे मोशन जो हैं हम पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इनको पास करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जिनमें हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जैसे कि हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन लोकसभा इज द सिंपल मेजॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप जब 67B फिर से देखेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, सवाल उठेगा कि सर ऊपर तो आपने कहा कि इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, यहाँ आप सिंपल मेजॉरिटी बोल रहे हैं। तो बात यह है कि जब पार्लियामेंट में कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन दोनों हाउसेस को पास करना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैंने बताया कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, लेकिन वोटिंग जो होगी वो दूसरे हाउस में भी होगी, ये भी आप याद रखेंगे। तो जब लोकसभा में वोटिंग होगी किसको, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, तो वहाँ सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होगी। तो ये आप याद रखेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट को निकालने में, रिमूव करने में यूज़ होती है दो डिफरेंट हाउसेज में, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी। ये आप याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड टू डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको मैंने बताया था जब फीचर्स पढ़े थे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 जो है ये डिक्लेयर की जा सकती है, एंड इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी हमें चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट ही अप्रूवल देता है इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का। या कि इसके अलावा मैंने आपको 356 भी कहा था, दैट इज़ प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हमें इसको डिक्लेयर करने के लिए, या फिर इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो क्या होता है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर वहीं पे विद इन लोकसभा इलेक्ट किए जाते हैं, तो उनके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एंड स्टेट असेंबलीज में भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, तो वहाँ भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए उनको इलेक्ट करने के लिए। एंड इसके बाद आप ये याद रखेंगे कि constitutional amendment bill under article 368 which needs to be ratified by states require only simple majority at state legislatures। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी में, ये जो है यहाँ पे आप इतना याद रखें कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास की जाती है, एंड कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसमें फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें स्टेट इफेक्ट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड यानी कि जहाँ स्टेट भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हाफ ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर्स की हमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए, एंड वो अप्रूवल हमें सिंपल मेजॉरिटी में चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड ये है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी का टॉपिक। ओके, सॉरी, फोर्थ स्पेशल मेजॉरिटी हमारे पास टाइप है। अभी तक हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देखा, इफेक्टिव मेजॉरिटी देखा, सिंपल मेजॉरिटी देखा। अब हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटीज। ओके, एंड ये स्पेशल मेजॉरिटीज़ अलग अलग जगहों पे यूज़ की जाती है, अलग अलग मैटर्स में। एक तो 249 के अंडर भी स्पेशल मेजॉरिटी आती है, 368 आर्टिकल में भी स्पेशल मेजॉरिटी आती है, 368 आर्टिकल प्लस 50% स्टेट्स रेटिफिकेशन, जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, 50% स्टेट रेटिफिकेशन में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमें स्पेशल मेजॉरिटी से भी वो बिल पास होनी चाहिए। तो ठीक है, इसमें 2 मेजॉरिटी चाहिए हमें। एंड फोर्थ हमारे पास है 61A, यानी कि इसमें भी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो ये चारों हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249। तो ये क्या है, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंगली स्पेशल मेजॉरिटी है 2/3 मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी 2/3 मेजॉरिटी, 2/3, ये 50% से ज़्यादा वाली मेजॉरिटी की बात नहीं है यहाँ हो रही है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स, यानी कि अगर राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, इनफैक्ट राज्यसभा में 245 स्ट्रेंथ ही है अभी। ओके, तो यहाँ पे अगर 150 लोग ही प्रेजेंट एंड वोटिंग है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग यूज हुआ है, तो ये आप याद रखना। इन 150 में से हमें कितना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स। तो 150 का 2/3 कितना हो गया, हमारे पास हो गया
100 टू थर्ड 150 का 150 का टू थर्ड 100 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड, यानी कि 101 चाहिए, सिर्फ 100 नहीं चाहिए, 101 चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड चाहिए, टू थर्ड नहीं चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड चाहिए, एंड वो प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर लोग राज्यसभा में 245 लोग हैं एंड 245 में से 150 ही उस टाइम पे प्रेजेंट एंड वोटिंग है, इन 150 का हमें चाहिए मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड, यानी कि इसका 101 चाहिए हमें, यही होता है मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एंड ये यूज कहाँ पे होता है तो देख लेते हैं, टू पास ए रेजोल्यूशन टू एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है एंड पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। लिस्ट कहाँ पे है, स्केड्यूल 7 में मैंने आपको कहा था, वी हैव स्केड्यूल 7, उसमें हमारे पास 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे चाहिए मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस एक तो हो गया टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी, ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की उसका भी 50% होना चाहिए, ये मैं आपको कल भी समझा चुका हूँ। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये हम ओके अमेंडमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको वहाँ पे ये अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से टू थर्ड मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी ऑफ 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस हम निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 391 लोग हैं जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं लोकसभा में, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसकी आर्टिकल 368 के अंडर जो स्पेशल मेजॉरिटी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 लोगों ने फेवर में वोट नहीं किया, यानी 90 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया, 301 लोगों ने फेवर में वोट किया। ठीक है, फेवर में वोट किया। अब यहाँ पे हमें दोनों कंडीशंस देखनी है कि फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखेंगे, टू थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहाँ पे टू थर्ड मेंबर्स 391 का टू थर्ड होता है 231। ओके, या मोर देन टू थर्ड चाहिए ना, हमें मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड चाहिए, तो वो होता है एग्जैक्टली तो यहाँ पे आप ऐसे समझें कि 391 के अगर 3 हिस्से कर दिए जाएं तो 130 130 131, तो इस तरह से हो गया ना 391। तो टू थर्ड चाहिए, मोर देन टू थर्ड चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, इन दो को आप जोड़ दो, बन गया ये 261। 260 तो हो गया टू थर्ड, लेकिन 261 हो गया मोर देन, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टू थर्ड। ठीक है, तो हो गई पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी क्या है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हमारे पास 301 लोगों ने फेवर किया है, तो 545 टोटल स्ट्रेंथ है एंड इसका मोर देन 50% होता है 273, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, 301 तो 261 से भी ज़्यादा है एंड 273 से भी ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल है। तो इस तरह से स्पेशल मेजॉरिटी आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम एंड देखते हैं कि यूज़ कहाँ पे होता है। यहाँ पे राज्यसभा की एग्जाम्पल है, आप वो देख लेना। ओके, एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट ए सेकंड। ओके, सो कभी कभी टच लग के कहीं और ही पहुंच जाता है यहाँ पे। ओके, फ़ोन। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में टू थर्ड मेजॉरिटी का यूज़ होता है। 368 आर्टिकल वाली जो टू थर्ड मेजॉरिटी है वो अमेंडमेंट बिल्स में यूज़ होता है। ओके, एंड उसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, विच डज नॉट अफेक्ट फेडरलिज्म, जो क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगी उसमें हमें एक तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिमूव करने के लिए भी हमें ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए 368 वाली। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करने के लिए भी हमें चाहिए एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करने के लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेशनल इमरजेंसी जो 352 आर्टिकल के अंडर डिक्लेयर की जाती है, इसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की। एंड इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने आपको कहा था कि अमेंडमेंट बिल्स को
अमेंडमेंट के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर अमेंडमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करने का पावर सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, रेजोल्यूशन पास कर सकता है एंड पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि क्रिएट करो या फिर एबॉलिश करो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, एंड ये 169 में है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी जो यूज़ हो रही है वो स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ हो रही है 368 वाली, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी एज पर 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी वही है जो हमने देखा, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो ये चाहिए हमें। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वोटिंग सपोर्ट बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। एक तो हमें पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से जब ऐसा सिचुएशन आ जाए जब फेडरल प्रोविजंस अफेक्ट हो रहे हों, ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जिसमें स्टेट भी अफेक्ट हो रहे हों, तो उस बिल में हमें क्या चाहिए, एक तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जैसे कि GST की बिल हम कर लें, इसमें भी यार स्टेट अफेक्ट हो रहे थे, तो इसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेज में, एंड वोटिंग सपोर्ट ऑफ 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, इनके 28 स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, इनमें से एटलीस्ट 14 स्टेट्स जो हैं वो क्या करने चाहिए, 14 स्टेट्स यानी कि 50% से ज़्यादा स्टेट यानी कि 15 स्टेट्स, 14 स्टेट्स हो गया 50%। हमें क्या चाहिए, मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो दैट इज 15 स्टेट लेजिस्लेचर्स, नॉट 14 स्टेट लेजिस्लेचर हो गया 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेकिन 15 स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गया मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, तो हमेशा मोर देन 50% होता है, ठीक है। मेजॉरिटी तभी हो सकती है, 50-50 हो गया तो फिर तो टाई हो जाएगा ना, फिर तो रेशियो हो गया 50-50 का, लेकिन मोर देन 50% इसीलिए होता है, तभी वो मेजॉरिटी कहलाएगी। तो वो सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट लेजिस्लेचर्स को पास करना है। ओके, तो इसमें दोनों मेजॉरिटीज यूज़ हो रही हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगी। ओके, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस की पोजीशन होती है, तो ये भी हाई कोर्ट के जजेस कहाँ पे होते हैं, स्टेट्स में होते हैं। तो इनमें भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 जो है 2/3 मेजॉरिटी प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन। इसके बाद हमें चाहिए इसके बाद हमारे पास आती है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61। तो ये क्या है, आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग स्पेशल मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी है जिसमें हमें चाहिए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। 2/3 मेंबर्स लेकिन टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट एंड वोटिंग की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, 2/3 मेंबर्स बट टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमें चाहिए इन लोकसभा स्पेशल मेजॉरिटी एक्ट पर 61 इज 364 एंड राज्यसभा में ये है 164, ठीक है, क्योंकि 245 का 164 है मोर देन मेजॉरिटी 245 का मेजॉरिटी ऑफ 2/3 टोटल मेंबरशिप जो है वो 164 है लोकसभा राज्यसभा में, एंड लोकसभा में कितने लोग हैं 545। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी ऑफ 2/3 कितना होगा, दैट इज 364। आप इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो वैसे ज़रूरत नहीं है, आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस एंड दिस वाज ऑल अबाउट द मेजॉरिटी चैप्टर। आई होप इसके बाद आपको कभी मेजॉरिटी चैप्टर में कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मेजॉरिटीज़ किस तरह की होती हैं। एंड प्रेसिडेंट को जब इम्पीच करते हैं तो यही 61 आर्टिकल के अंडर जो स्पेशल मेजॉरिटी है ये यूज़ की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थ्रू विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग सिकुड़ान एंड कीप कमेंटिंग एंड उससे थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।